हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा के विकास को लेकर भी काफी गंभीर है। प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का क्या प्लान है और कैसे आने वाले समय में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से पूरा देश परेशान है। सरकार तमाम वो प्रयास कर रही है जिससे कि इस जंग को जीता जा सके। हालांकि इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए भी देश और प्रदेश सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। हरियाणा सरकार भी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर कदम बढ़ा चुकी है। नए निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी को लेकर सीएम ने एक बार फिर प्रदेश की जनता को संबोधित किया और हरियाणा के विकास का प्लान बताया। सीएम ने हरियाणा में नए उद्योगों पर जोर देते हुए कहा कि बाहर के देशों के निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया गया है। हरियाणा सरकार उन्हें अपने यहाँ व्यापार करने के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी। हरियाणा के नाते हम भी चाहेंगे कि बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आए। हमने पिछले दिनों के अंदर जापान के लोगों से, अमेरिका के लोगों से और अब आगे कोरिया के लोगों से भी एक मेरी वेबिनार के माध्यम से बातचीत होने वाली है कि उनको बता करके और हमारे यहाँ जो क्या क्या सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं, वो सारी सुविधाओं के माध्यम से उनको आकर्षित किया जाए। खासतौर पर उनकी अपेक्षा होती है कि जमीन हमको ये यहाँ पर मिले, आसान किस्तों पर मिले या आसान कीमत पर मिले। हमने उसके लिए लीजिंग का जो पैटर्न है जमीन देने का, वो भी दीर्घकाल के लिए लीजिंग पैटर्न इसको भी शुरू किया है ताकि उनको खरीदने ना पड़े और लीज पर ले सकें। सीएम ने प्रदेश के आर्थिक विकास की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा पूरे देश में जीडीपी में नंबर 1 पर है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के विकास की गाड़ी पर देश के प्रधानमंत्री को भी भरोसा है। प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम था उसमें आकर के कहा कि हरियाणा कैन बिकम द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। यानी हमारे प्रति इतना एक विश्वास है देश के प्रधानमंत्री को कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है और ग्रोथ इंजन के रूप में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करता हूं तो हमारी बड़े जो प्रदेश हैं प्रति व्यक्ति आय इस पर हम नंबर 1 पर है। हमारा जीडीपी 8 लाख करोड़ रुपए का ये जीडीपी हो चुका है। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा एक आर्थिक एक ताकत हरियाणा की प्रदेशों में जहां देखते हैं वो बनी हुई है। हरियाणा को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए सीएम ने मनोहर मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है ताकि हर शख्स को ये लगे कि वो देश और प्रदेश के विकास के काम में योगदान दे रहा है। आगे चल करके हम जो मैन टू मैन अप्रोच, हर व्यक्ति से संपर्क, यानी आयु 0 से लेके और भगवान को प्यारे होने तक हर व्यक्ति की संभाल करने का हमारा मैकेनिज्म ये हम खड़ा करने जा रहे हैं ताकि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो बालक हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, रोजगार वाला हो, वो किसान हो, दुकानदार हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर प्रकार के रोगी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फौजी हो, एक्स सर्विसमैन हो, हर प्रकार के व्यक्ति का हम उसकी चिंता करेंगे और उसका उपयोग क्या होगा, वो प्रदेश के देश के हित में क्या कर सकता है, इसके लिए भी हम काम करेंगे ताकि हर व्यक्ति को यह लगे कि मुझे भी अपने देश प्रदेश के लिए कुछ योगदान करने का अवसर मिल रहा है। उसमें निश्चित रूप से पत्रकार, फोटोग्राफर, कलाकार, गीतकार, संगीतकार ये भी होंगे। तो इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए अपने इस प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे ताकि आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारे प्रदेश का पूर्ण योगदान हो सके। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा एक मिसाल के तौर पर उभरा है और बाकी राज्यों की तुलना में सूबे की स्थिति काफी बेहतर है। हरियाणा में कोरोना की लड़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हमने लड़ी है और जहां तक आसपास के प्रांतों में तुलना करने की बात है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब प्रांतों से घिरा हुआ हरियाणा, उसमें हरियाणा की स्थिति सब प्रांतों में बेहतर है और एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया। हर दिन जो भी आवश्यकता रही उसके हिसाब से प्रॉपरली उसका रिएक्शन वो सब हमें
मिलता रहा, टीम के रूप में काम किया और अच्छी स्थिति में आज हम हैं। सारे देश में हरियाणा की इस नाते से एक प्रशंसा हो रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें डिस्ट्रेस राशन टोकन दिए गए हैं ताकि उन्हें राशन लेने में कोई तकलीफ न हो। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, ऐसे DRT डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किए हैं ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सके। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश में भूख के कारण से कोई व्यक्ति सोया होगा ऐसा संभव नहीं लगता। तो इस नाते से हर घर को हमने एक एक घर में परिवार में जा करके हमारी जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने एक प्रकार से एक सर्वे करके और जो नाम हमको भेजे उन सबके DRT बनाए गए, उनको दिए गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में न सिर्फ वर्तमान में चल रही योजनाएं गिनाई बल्कि भविष्य का प्लान भी बताया। सीएम ने प्रदेश के विकास का रोड मैप जनता के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सुदेश कटारिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष खटाना जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दीप कमल सहारण साहब प्रवक्ता हैं जेजेपी के, ओमकार सिंह जी INLD से हैं। आप सबका स्वागत है। सुदेश जी, आप ही से शुरू करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बहुत सारे बातें कही कि कैसे हरियाणा ग्रोथ इंजन बनने वाला है इंडिया की इकोनॉमी में। क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है? देखिए, जिस प्रकार से आज कोरोना संक्रमण से पूरा देश नहीं पूरा विश्व संक्रमित है और ये वैश्विक महाबीमारी के चलते जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने समय से पहले देश में लॉकडाउन की घोषणा करके न सिर्फ देश को बचाया बल्कि देश में एक ऐसी मिसाल कायम की कि जहां हमारे विकसित देश अमेरिका, इटली, स्पेन, लंदन जैसे लोग आज लोहा मानते हैं भारत का और मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान सही मायने में कोई ताकत के रूप में उभरा है। उसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया और माननीय मोदी जी ने बताया हिंदुस्तान में किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने का हम काम करेंगे, उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के बढ़ते कदम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की जनता के सामने रखे। बहुत सारी चीजें जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी जापान और अमेरिका और विकसित देशों से बात चल रही है, किस प्रकार से उनको जमीन मुहैया करा के किस प्रकार से उद्योगों को स्थापित करके आत्मनिर्भर जो भारत है उसके बढ़ते कदम किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के हो सकते हैं। सबसे खुशखबरी हरियाणा प्रदेश के लिए है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किस प्रकार से ग्रोथ इंजन हरियाणा प्रदेश बन सकता है। ये बहुत ही खुशखबरी हरियाणा प्रदेश के लिए है और हरियाणा प्रदेश वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल के नाम से माना जाएगा। जिस प्रकार से 5 साल पिछले माननीय मनोहर लाल जी के रहे और ये टर्नओवर रहा, ये सही मायने में ऐतिहासिक रहा। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में गौरव जी मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पूरा देश त्राहीमाम था, लेकिन हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर ऐसे संक्रमण के समय पर किसानों की फसल कटाई आ गई और उसको देखते हुए जिस प्रकार से किसानों की हमने सुविधाएं की, जो 400 मंडियां हरियाणा प्रदेश में थी उसको 1900 हमने करने का काम किया। किसानों का एक एक दाना खरीदने का काम हमने किया। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 1900 मंडियां करने के बावजूद 4000 पुलिसकर्मी वहां लगाए। हर एक छोटे से बड़े व्यक्ति का, चाहे मंडी में सफाई कर्मचारी है, चाहे मंडी में आड़ती है, चाहे किसान है, चाहे पुलिस कर्मचारी है, सबका 10 लाख का हमने बीमा किया सरकार की तरफ से। और ऐसी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हरियाणा प्रदेश में हमने की। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश इस संक्रमण से बाहर निकल सकता है, ये सही मायने में ऐतिहासिक कदम है और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम हरियाणा प्रदेश के हैं। ठीक है, आपने ये नहीं बताया करेंगे क्या, होमवर्क क्या है, हमने बताया प्लानिंग क्या है। बाहर की कंपनी, जिस प्रकार से जो बाहर की कंपनियां हैं, जापान है, अमेरिका है, जो विकसित देश है, वो कंपनियां लगाना चाहती है हरियाणा में। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि ग्रोथ इंजन के रूप में हरियाणा प्रदेश उभर सकता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आप क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, लगाना चाहती हैं अगर? हाँ, तो जमीन मुहैया कराएंगे उनको। अच्छा, और हमने लीज पे भी जमीन देने का एक काम किया है। अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो लीज पे देने का भी हम काम करेंगे। हमने पूरा स्केच तैयार कर लिया है कि बाहर की कंपनियां किस प्रकार से यहां पर आके अपना काम शुरू कर सकती हैं और वो दिन दूर नहीं कि हरियाणा प्रदेश सही मायने में ग्रोथ इंजन के रूप में माना जाएगा। ठीक है, मनीष जी, इनका स्केच समझ में आ गया?
देखिए, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत लंबी स्पीच दी और सबसे पहले जो इन्होंने बात करी कि समय से पहले लॉकडाउन, तो मैं इनको शायद संज्ञान में नहीं है कि आदरणीय राहुल जी ने 12 फरवरी को ही ट्वीट किया था कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे देश में आ चुकी है, इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप को लेकर जो प्रोग्राम रखा था, जिसके कारण इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया समय पे, अगर ये समय पे लॉकडाउन सिर्फ अगर ये विदेशी फ्लाइटें ही रोक देते या सिर्फ एयरपोर्ट पर ही इसको रोकने का काम कर देते, तो आज जो हमारे देश की हालत है, आज हमारे देश की आपने उसके बाद रेलगाड़ी रोकी, ट्रक रोके, साइकिल रोकी, जहाज रोके, सब कुछ रोक दिया, लेकिन आपसे कोरोना नहीं रुका। सर एक बात दिल्ली के के अंदर बोलूं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पॉलिटिशियंस का कि सवाल कुछ पूछो फिर भूमिका कहीं और चल। मैं वहीं पर मैं उसी सवाल पे मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, इनके विकास के जो स्केच ये कह रहे हैं रेडी है, जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया, वो आपको समझ में आया? सर मैं गौरव जी इनके विकास के स्केच पे ही जा रहा हूँ। हाँ। मैं ये इनका विकास ही है, ये इनका विकास का ही मॉडल है जो आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, जो अर्थव्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था आज चरमरा गई है, जो हर आदमी आज घर पर बैठा है, आज मजदूर पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, आज जब लॉकडाउन, आज अनलॉक 5 चल रहा है, इन्होंने फैक्ट्रियां खोल दी, फैक्ट्रियां खोल दी, मजदूर नहीं है, काम खोल दिए, कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर 35 से 10,000 अगर वो कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए, उनको बुलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? सबसे पहले तो हरियाणा का और देश का निवासी होने के नाते मैं विदेशी कंपनियों का हरियाणा की जमीन पे स्वागत करता हूं और मैं दिल से चाहता हूं कि सरकार उनको यहां लेकर आए, बड़े बड़े उद्योग लगाएं, ताकि हमारा हरियाणा दोबारा विकास के पथ पर आगे पहिया उसका घूम सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और जो हमारा हरियाणा का युवा आज बेरोजगार है, आज सड़कों पर घूम रहा है, आज उसके पास काम नहीं है, उसको यहाँ काम मिले। लेकिन सरकार की सिर्फ बातें करने से यहां पर रोजगार स्थापित होना, यहां पर फैक्ट्रियां आना, मुख्यमंत्री जी का जापान अमेरिका से बातचीत करना, जो यहां पर फैक्ट्रियां लगी हुई थी, जो यहां पर मारुति, जो यहां पर आपकी होंडा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई थी, ऑलरेडी चल रही थी, जिनकी छोटी छोटी 500 यूनिट पिछले 30 सालों से चल रही थी, जिसने गुड़गांव को और हरियाणा को बनाने का और बसाने का काम किया। जब ये उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को उठाकर गुजरात ले गए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये नई कंपनियों को हरियाणा में लेकर आएंगे? आदरणीय मोदी जी, जहां 25 लोकसभा सीटें आती हैं, इनका फोकस आप समझो, हरियाणा में 10 सीटें हैं, यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, ये फोकस करते हैं अपनी लोकसभा की सीटों के हिसाब से, दिल्ली की गद्दी के हिसाब से। ये जहां 25 सीटें ये वहां जाएंगे, ये 10 सीटों वाली जगह नहीं काम खराब करेंगे। ये यहां पर कोई रोजगार नहीं आना, ये सिर्फ बातें हो रही हैं। ये जो जिस तरीके से बुलेट ट्रेन चल रही थी, 15 लाख आ रहे थे, 2 करोड़ रोजगार आ रहे थे, ये सिर्फ मुख्यमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जुमला था ना, एक मिनट सुदेश, एक मिनट मनीष जी, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4 सालों में लगभग 20,000 नए उद्योग लगे, जिसमें 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। मैं बताता हूँ पिछले 4 सालों में, 4 साल की छोड़ो, मैं 6 साल का बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आज हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है। मैं कहता हूं हरियाणा सिर्फ हुड्डा साहब की सरकार में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था। आंकड़ा आप आज गूगल पे उठा के देख लो। और अगर ये प्रति व्यक्ति आय में अगर आज नंबर 1 बता रहे हैं, तो जो बाकी प्रदेश है वो इतना नीचे आ गया कि हरियाणा ऊपर चला गया। ठीक है सुदेश जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा। बाकी लोग भी हैं, बाकी कंपनियां लगाई हैं, कौन सी कंपनियां लगाई हैं आप बता दो। आपने जो फ्लाईओवर बनाया वो बंद पड़ा है, आप देखिए ऑनलाइन। आपका हीरोंडा चौक आज तक बंद पड़ा है। कहां से आया? 2 फ्लाईओवर बनाए थे गुड़गांव में, दोनों के दोनों बंद पड़े हैं। जिस दिन से बनाए थे उस दिन से बंद पड़े हैं। मेट्रो वही की वही खड़ी है। एक हॉस्पिटल, एक मिनट सुदेश गए थे। मनीष जी रुक जाइए सुदेश जी, एक मिनट सुदेश जी, एक मिनट। पैनल में बाकी लोग भी हैं, पहले उनको बताइए। अरे एक मिनट सर, अरे एक मिनट मनीष जी, अरे एक मिनट मनीष जी, पैनल में बाकी लोग भी हैं, पहले एक बार उनको सुन लेते हैं। फिर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इत्मीनान से सुन रहा था,
जब मैं बोल रहा हूं बीच में क्यों काम बोल रहे हैं? अंतर है। ये अच्छा ठीक है, जनता अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक अंतर है। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट मनीष, एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट सर रुक जाइए। आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि दूसरों को बोलने के समय में जरा थोड़ा संयम दिखाएं। चलते हैं जरा दीप कमल जी की तरफ। दीप कमल जी, मुख्यमंत्री जी ने जो एक्सप्लेन किया कि आने वाले टाइम पे हरियाणा ग्रोथ इंजन कैसे बन सकता है देश का, उसके लिए क्योंकि आप भी सरकार में हैं, तो जो होमवर्क किया है, जो प्लानिंग की है, उसको आप कितना समझ पाए हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रदेश की जनता को कि क्या प्लानिंग है आगे आने वाले टाइम में? देखिए गौरव, और ये जरूरी है जो आपने पूछा कि एक्सप्लेन किया जाए और हरियाणा की जनता समझे, ये हमारे पैनलिस्ट भी समझे इन चीजों को, तो और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजनीति अपनी जगह चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी वजह से जो स्टेट का फायदा है, जो हरियाणा के लोगों का विकास हो सकता है, वो ना छूटे, उसके जो योजनाएं हैं उससे जुड़ी हुई, उन पर किसी तरीके की कोई आंच ना आए, ये जरूरी है। जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे पिछले एक हफ्ते 10 दिन में पता चली है, उसमें यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी और उप मुख्यमंत्री और जो कि उद्योग मंत्री भी हैं हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला जी ने लगातार बैठकें की हैं। अपने अफसरों को आज से करीब 1.5 महीना पहले इस काम पर लगा दिया था कि जो पूरी उथल पुथल दुनिया में होने वाली है, जिसमें एक बड़े स्तर पर जिसको हम नुकसान कह लीजिए वो चाइना को होने वाला है, उसका फायदा जब हमारे जैसे देशों को मिले तो उसमें हरियाणा सबसे अग्रणी कैसे हो, उस तरीके से हमारे अफसरों ने पहले से स्टडी की है और उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जगहें आइडेंटिफाई कर ली है, चाहे वो एनसीआर की जगह हो और यहाँ तक कि गांवों की जगह। ये भी आपने पिछले 10 दिन पहले अगर सुना हो तो हरियाणा में 500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े बड़े चंक हैं लैंड के, खाली जो पंचायती जमीन पड़ी है उसको किस तरीके से उद्योगों के लिए दिया जा सकता है, ताकि वहां तक कोई एक साफ सुथरी अच्छी सड़क निकाल दी जाए और वहां पर एक जगह सर एकदम से 200 एकड़ 400 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाए सड़क अच्छी पहुंचते ही। तो उस तरीके से भी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ जो लीज की बात बीच में भी कटारिया जी ने भी कही, आपकी रिपोर्ट में भी थी कि जो इन्वेस्टर यहाँ आना चाहता है, लेकिन जमीन की कीमत क्योंकि अब सर्कल रेट वक्त के साथ बढ़ गए हैं एनसीआर में और जो प्रमुख शहर हैं हमारे वहां पर, चाहकर भी हम किसी को सस्ती जमीन दे नहीं सकते और सस्ती जमीन है भी नहीं, देनी भी क्यों, किसी को देनी भी नहीं चाहिए। जो सरकारी रेट हो गया वही अच्छा खासा हो गया है। तो अब अगर कोई वो भी अफोर्ड नहीं करना चाहता है तो उसको लीज पर 20 साल के लिए 30 साल के लिए जो भी उसके अलग अलग जो है एक लैंड हो गया, वो उसके आगे। जी गौरव, क्या कुछ पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा लैंड तो ठीक है, उसके आगे और क्या होमवर्क है? हाँ वो सारे ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। उसके अलावा जिस तरीके से जो श्रमिक हैं, जो यहाँ से लेबर जो जा रही थी, उनमें से 65,000 के आसपास रजिस्टर करके कि हमें जाना है यहाँ से, और उसके बावजूद नहीं गए क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू हो गई थी। और आज नहीं, अनलॉक 1 में नहीं, लॉकडाउन 4 में ही हरियाणा के 51,000 उद्योग जो हैं वो काम करना शुरू हो गए थे, उनको खुलने की परमिशन दे दी गई थी। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट मिलता है, और जो चाहे वो आप मनरेगा मान लीजिए या कोई भी और चीज मान लीजिए, हरियाणा में जो फैसिलिटीज हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो पूरे देश में सबसे अच्छी है। मनरेगा में भी हम 309 रुपए एक दिन का देते हैं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने तमाम योजनाएं बना रखी है। बीच में छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा, जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ से कोई बड़े उद्योग उठकर चले गए। हरियाणा का एक भी उद्योग उठकर नहीं गया है। सिर्फ 1-2 कंपनियों ने अपनी नई जो फैक्ट्री लगानी थी वो दूसरे राज्यों के लिए प्रस्तावित की, और उसका कारण उसकी जनक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार रही, जिसमें 2005 में और 2010 में गुड़गांव में भयंकर दंगे हुए, मारुति के एक मैनेजर की हत्या की गई, वहां पर बड़ी संख्या में आगजनी की वारदात हुई। वो सारी छोटी कंपनियां उनके गुजरात चली गई हैं। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उनसे सवाल, आप उनको काउंटर कर सकते हैं। आप दीप कमल जी, की सरकार में दीप कमल जी, आप 6 साल से सरकार में हैं। पहले आप ये बात करें, आप सुने, आप जो कह रहे हैं ना कोई कंपनी नहीं गई, आप शायद गुड़गांव का नहीं पता आपको, मारुति, होंडा और लगभग 10 बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग शिफ्ट हो गई हैं। जो उनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है 70% कम हो गया है, छटनी हो चुकी है। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब दे दीजिए। मारुति की खटाना जी घूमकर आइए कल गाड़ी में, कटारिया जी अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे आपको। मारुति एक मिनट कटारिया जी, बीजेपी वाले तो पता नहीं कहां घुमा लाएंगे भाई। जवाब सुन लीजिए ना। दिल्ली बॉर्डर के पास थी, पुराने दिल्ली बॉर्डर के पास थी, वहां पर योगियों मारुति चल रही है। मारुति जो मानेसर में चल रही थी, कटारिया जी दिखाकर लाइएगा इनको। होंडा जिस जगह पर चल रही थी सारे दिखाकर लाइएगा इनको।
एक भी फैक्ट्री का एक भी हिस्सा यहाँ से गया नहीं है। हाँ, जब कोई विस्तार करता है, नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो जरूर कुछ बुरी यादें याद आती हैं कांग्रेस सरकार के वक्त की। हरियाणा की 1000 यूनिट गुड़गांव में ऑलरेडी चल रही हो, जिसको सारी चीजें यहाँ पर सुविधा मुहैया हो रही हो, वो यहाँ से गुजरात उठ के क्यों जाएगा? ये प्रेशर बनाया आपने, उसके ले गए, नया ये प्लांट प्रेशर लगाया, ठीक जो है, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ बन रहा था, ये मैं इसी में प्रेशर आपको बनाया बता दूं, आपने। जो कंपोनेंट हरियाणा यहाँ बन के रहा था, आज साथ भी यही बन रहा है। धोखा आपकी किया है जानकारी के लिए आपने। बता दूं, हरियाणा आपकी की युवाओं पे जानकारी के लिए बता जो दूं, चाकू मारा है ना, चल रही थी, उसका सारे बदला लिया कंपोनेंट जाएगा यहाँ आपसे। ये जो आपने ठीक है, जेल का ठीक है, काम किया है। ठीक है, एक मिनट, अरे ये सब में नहीं जाएंगे, आज स्पेसिफिक बात करेंगे। सुदेश जी स्पेसिफिक बात करेंगे, ठीक है। योगेश जी, मात्र 4000। अरे सर रुक जाइए ना, मनीष जी, योगेश जी, योगेश जी, अगर आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल, मनीष जी आपके पास फिर से मौका दूंगा, आऊंगा ना, दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, दूसरों को भी बोलने दीजिए। योगेश कौशिक जी, आज सरकार ने जो मॉडल पेश किया है, जो प्लानिंग अब तक पेश की है, उससे आप कितने कन्विंस्ड हैं और वो कितना जरूरी है? ये जो अभी कमलदीप जी ने बात बोली है ना, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि क्योंकि जमीनों के रेट ज्यादा हो गए हैं, तो सरकार जो है इंडस्ट्रीज को यही ऑफर दे सकती है। अभी इन्होंने ऐड नहीं की, मैं 2-4 चीजें पहले ही बता देता हूं। बिजली की हरियाणा में पहले भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। लेकिन तीसरी बात पे जब मैं आता हूं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, वो है पानी का जो सिलसिला था, वो यहाँ पे भी पहले बात हुआ है हमारा, पानी की समस्या हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा क्या है कि हमारा जो NH8 है इस ये कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम करनाल वाले और पलवल वाले पे जाते हैं तो फरीदाबाद और वहां तक भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास इतना बड़ा हाईवे नहीं है कि हम महेंद्रगढ़ और नारनौल की तरफ जाएं और उनको कुछ दे पाएं। तो प्रैक्टिकली मुझे ये लगता है कि छोटी इंडस्ट्रीज तो लग सकती हैं ऐसी जगहों पे, पर बड़ी नहीं आ पाएंगी। इसके बाद मैं दूसरी बात और जोड़ता हूं इसमें, जो अगर मान लो इनकी सारी बातें मैं मान लेता हूं, तो ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि जो मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर का, उस आत्मनिर्भर के उस विजन को ये जापान की कंपनी से, कोरिया की कंपनी से, किसी और देश की कंपनी से कैसे पूरा करेंगे? ये तो दो कंट्राडिक्टरी बातें हो गई हैं। तो वो विजन में थोड़ा सा गड़बड़ नजर आती है। अब जहां तक मैं अपने यहाँ की इंडस्ट्री की बात करता हूं, इंडस्ट्रीज का आज के दिन, ओवरऑल इंडिया का बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें हरियाणा एक काफी बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मारुति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और उनके दो जो प्लांट हैं वो सबसे बड़े यहीं पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होंडा की भी यहीं पे है, मोटरसाइकिल वाला डिवीजन, ठीक है। क्या है कि इनको जो सूट करता है, हमसे सस्ती जमीन भी है जहां पे, हमसे और अच्छी अच्छी सुविधाएं जो दे रहे हैं, वो राजस्थान सूट करता है टच करते हुए। और जो मनीष भाई बोल रहे थे वो सच बात बोल रहे थे कि जब मेरे छोटी यूनिट्स मेरी अगल बगल में लगी हुई है, जैसे मारुति की यूनिट्स हैं वो फरीदाबाद में, फरीदाबाद के नजदीक ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में ये उनके पार्ट्स वगैरह बनने की हैं, तो बहुत कम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, लेकिन बाहर वो चले गए, उनके पीछे कई रीजन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये इनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, इनको रहने दो। बट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी भी अगर हमारे संवेदनशील अगर मुख्यमंत्री रहेंगे और जिस लाइन पे वो काम कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात और भी करता हूं, चाहे मारुति देन किसी टाइम पे संजय गांधी की मानते हैं हम, पर उसमें एक समय ऐसा आया था कि मारुति के अंदर बहुत गड़बड़ होने वाली थी, संभावना स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम पे चौटाला जी ने मारुति को सपोर्ट किया था। तो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट तो हर कोई करता है, पर कितनी सपोर्ट कब कैसे कर सकते हैं ये डिपेंड करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, उस हड़ताल के बाद इंडस्ट्रीज तो जरूर लगी है यहाँ पे, हरियाणा को फायदा तो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ के बच्चों को, ITI वाले बच्चों को रोजगार बहुत कम मिला है और एक पॉलिसी बना दी गई थी, मतलब मैं ऑन पेपर प्रूव कर दूंगा आपको अगर आप चाहो तो, कि एक पॉलिसी बना दी गई थी कि हरियाणा के लोग जो हैं वो हड़ताल वगैरह में शामिल रहते हैं, इसलिए हरियाणा के लोग कम रखो, मत रखो, फैसला कभी नहीं हुआ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, इसमें ये ऐड कर लें, बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं और जेजेपी के भी, एक और जेजेपी तो अपने उसमें कह भी चुकी है 70%, हाँ कि 70%। मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक बार जम्मू एंड कश्मीर ने पॉलिसी निकाली थी कि अगर आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको ये सब कुछ फ्री दे देंगे, लेकिन 100% हमारे एम्प्लॉइज होने चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कितनी पॉलिसी बना लो,
लोग अभी गुड़गांव के मॉल अगर आप देखो अब तो बंद हो गए हैं, वरना एक बार जो चकाचौंध थी एमजी रोड की, वो एमजी रोड की चकाचौंध में क्या था, पूरा का पूरा माल बन गया, पूरी रात एकदम रंगीन सी नजर आती है। बट अल्टीमेटली जाके पता करो, हरियाणा का ना तो वहां वर्कर है ना हरियाणा का वहां मालिक है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी, सरकार के लिए इस वक्त प्लान करना कि कोरोना के इस महामारी में जो नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम में जो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, उसके लिए ये सब प्लानिंग करना, होमवर्क करना, पहले से तैयार रहना कितना जरूरी, और सरकार ने आज जो रोड मैप दिखाया उससे कितना कन्विंस्ड हैं आप? गौरव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को मौका दिया, और आपसे एक हाथ जोड़ के बेनती भी करूंगा कि कृपया टाइम सबको बराबर दीजिए, हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गौरव जी, आज के दो मुद्दे हैं, आज के दो मुद्दे हैं, आत्मनिर्भर और कोरोना। आत्मनिर्भरता का इनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये क्या मानते हैं आत्मनिर्भरता को? रिलायंस, सेल्फ रिलायंस को क्या कहते हैं? फॉरेन की कंपनीज को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। आप अपने भारतीय को इनवाइट करो, आप अपने हरियाणा वासी को इनवाइट करो, हरियाणा वासी को सुविधाएं दो, उसको आत्मनिर्भर बनाओगे कि विदेशी डिस्कनेक्ट हो गया सर आपका, बाद में आपकी आप बातें तो आत्मनिर्भरता की कर रहे हो, बातें तो आप आत्मनिर्भरता की कर रहे हो और इनवाइट विदेशी कंपनियों को कर रहे हो। ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टी कैसे हो गया? आत्मनिर्भरता का मतलब है हम अपने आप को कैसे सेल्फ रिलायंस बनाए, हमारे को सुविधाएं दो, हरियाणा वासियों को सुविधाएं दो, हरियाणा वासियों को वित्त उपलब्ध कराओ, जमीन उपलब्ध कराओ, लेबर उपलब्ध कराओ, ताकि हरियाणा वासी इंडस्ट्री लगा के आप तो जापान की तरफ जा रहे हो। ये तो वो बात हो गई, एक छिक्का टंगा हुआ है, बिल्ली उसकी तरफ देख रही है, वो छिक्का गिरेगा तो मैं खाऊंगी। भी चीन को देख रहे हो, चीन की इंडस्ट्री जाएगी तो हमारे हरियाणा में आएगी। अरे आपने क्या फैसिलिटी दे रहे हो? आप फैसिलिटीज दो हरियाणा वासियों को, ताकि हरियाणा वासी आप इंडस्ट्री लगाएं। और दूसरी बात है कोरोना, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी वाले। कोरोना के मामले में कहते हैं हमारी सिचुएशन बाकी के राज्यों से बहुत अच्छी सिचुएशन है। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है सर, आपके पास मैं लौट के आऊंगा। और कोरोना आज का टॉपिक नहीं है, आज हम सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें बहुत हद तक हरियाणा ने इंप्रूवमेंट दिखाई थी, उसमें अभी हम कहां पे हैं, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या सिर्फ बातें हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, या उस पर होमवर्क भी है, क्या उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? ये बहुत बड़े सवाल है। ब्रेक के उस पार इस पर करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओमकार जी, आपसे शुरू करेंगे। अब आप कह रहे थे कि आत्मनिर्भर वर्सेस फॉरेन, जो आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से जनरेट किया जाए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर, फिर दो अलग अलग कंसेप्ट कैसे हो गए? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर, आप विदेशी कंपनी को आत्मनिर्भर बना रहे हो, हमारे हरियाणा वालों को सुविधाएं दो। जी पूरा करिए। तो कैसे बनेगा बात? और दूसरी बात, एक बात मैं मुख्यमंत्री जी ने बोला कि कोरोना के मामले में हरियाणा की स्थिति दूसरे राज्यों से बहुत बढ़िया है, तो मैं बताना चाहूंगा ये खुद भी भ्रमित है और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। हरियाणा में टेस्ट ही नहीं है, हरियाणा में प्रति 10 लाख पे सिर्फ 3700 टेस्ट है 29 तारीख तक, और दिल्ली में ये संख्या 9,500 है, जम्मू कश्मीर में 11,500 है। आप उनके लेवल पे टेस्ट कीजिए, फिर तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे मरीज कितने हैं। और ये कह रहे थे कि हरियाणा की पर कैपिटा सर कोरोना से इतना ही डर रहे हैं तो अभय चौटाला वहां बैठे हैं मिनी सचिवालय में, और वहां उनके आसपास देखिए कितनी भीड़ लेके बैठे हैं, जबकि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से तो एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से भीड़ कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर सकते आप। अच्छा, भीड़ की पोजीशन तो यार जब इनके स्वास्थ्य मंत्री कोई सम्मानित प्रोग्राम करते हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भी उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहां पे भीड़ देख लो कितनी हो रही है। वो भीड़ तो इनको नजर नहीं आती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि ये जो कोरोना के बारे में भ्रमित कर रहे हैं, जब तक कोरोना के प्रॉपर टेस्ट नहीं होंगे तब तक कोरोना वालों की संख्या ही नहीं ठीक है, आज कोरोना पे नहीं कर रहे हैं सर चर्चा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। पर कैपिटा इनकम की बात मैं करता हूँ। हाँ। ये कहते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा है। आप जरा आंकड़े तो दिखाइए, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम, महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम सामने सर्च कीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, झूठ बोलने का कुछ नहीं है। हाँ, हरियाणा अगर नंबर 1 है तो लोन लेने में नंबर 1 है, जहाँ 70,000 करोड़ का लोन था, अब इनकी सरकार 6 वर्ष के बाद 1,98,700 करोड़ रुपए का लोन सर, देते हैं। ये विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप उसमें क्या क्या जोड़ रहे हैं इनके टाइम में और बाकी सरकारों के समय में उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड करते थे, तो उस चर्चा में आज नहीं जाएंगे। आत्मनिर्भर किसको बनाना नहीं, तो अब इस तरह की बातें नहीं की। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, आत्मनिर्भर वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर कटारिया साहब जवाब दीजिए। गौरव जी, इसका स्पष्ट जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। भाई को जानकारी नहीं है, कोई बाहर की कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती है, कोई इन्वेस्टर यहाँ आता है तो जीडीपी तो हरियाणा में और हिंदुस्तान में रहेगा, जापान में थोड़ी लेके जाएगा। तो भाई को जानकारी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार का प्लान हमारा है, हमने जगह चिन्हित कर ली है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के उद्योग, कौन कौन से इन्वेस्टर को किस प्रकार से जगह मुहैया कराई दी जाएगी। बिजली हमने सस्ती करके हमने दिखाई, पूरा हिंदुस्तान जानता है हरियाणा प्रदेश में। ओंकार जी, आप जवाब से सेटिस्फाइड है आत्मनिर्भर वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से? पूरा तो कर लूं। नहीं, आप दूसरी तरफ चले गए ना। समझ में आएगा, आप दूसरी तरफ चले समझ में आएगा। हाँ। ये डिबेट ओपन है, आप और कटारिया जी दोनों कर सकते हैं आत्मनिर्भर वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? यस यस, संतुष्ट हो गए आप इनके जवाब से? जवाब सुनाई नहीं दिया। अच्छा, एक बार फिर से दोहराइए, आत्मनिर्भर कैसे होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से? सुनाई नहीं दिया। अगर कोई यहाँ बाहर की कंपनी आती है, कोई इन्वेस्टर यहाँ आता है तो उसका जीएसटी हमें ही फायदा होगा। उसका जो जीएसटी आएगा, जिस प्रकार से उसमें फायदा होगा, वो सारा यहीं तो रहेगा, राजस्व हमें मिलेगा या जापान में जाएगा? रोजगार यहाँ के बच्चों को मिलेगा। लेकिन मोदी जी का इशू आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अरे इसी प्रकार से तो आत्मनिर्भर बनेगा। और कैसे बनाना चाहते हैं आप? बनाइए। प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है आप किस प्रकार का आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जो वेंटिलेटर चाइना वाले 13 लाख का देते थे, वो हम हिंदुस्तान में 2.5 लाख का बना रहे हैं। ये है आत्मनिर्भर। लेकिन जापान की कंपनी बनाएगी तो प्रॉफिट जापान में जाएगा ना सर? नहीं जाएगा जापान में, राजस्व यहीं पर आएगा। जो जमीन का भाड़ा है वो यहीं पर आएगा, जमीन लीज पे देने का वो राजस्व यहीं आएगा, जीएसटी यहीं भरेगा, सारी तमाम चीजें, कर्मचारी यहीं के लगेंगे, तमाम चीजें इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेगा। ओंकार जी, आशा है आत्मनिर्भरता की बात करते हो और बातें करते हो। चाइना से वेंटिलेटर 13 लाख रुपए का आता है, 2.5 लाख का बना रहे हैं हम हरियाणा में। मैं बता देता हूँ, ये है आत्मनिर्भर। मैं आत्मनिर्भर और वेंटिलेटर आपके और 2.5 लाख को क्लियर कर देता हूँ। फिर आप दूसरे दिशा में मत जाइए, दूसरे दिशा में मत जाइए। आत्मनिर्भर की तरफ ये भी आत्मनिर्भर की तरफ है। उस समय किसान डरा हुआ था। ठीक है। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? मनीष जी जल्दी से। मेरे भाई ने कहा जी हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, हम जीएसटी काटेंगे, जमीनों का रेंट लेंगे, हमारे यहाँ पर नौकरी आएगी। बहुत अच्छी बात है, हम सब चीजों का स्वागत करते हैं और आपकी बात चाहते हैं कि आप ये सच बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही हैं वो तो बंद हो रही है, वहां तो ताले लग रहे हैं। अगर एक मिनट बीच में नहीं, मैं काउंटर कर रहा हूं। उनको सवाल पूरा कर लीजिए, उनको सवाल पूरा कर लीजिए। नहीं, बीच में नहीं, योगेश जी उनको पूरा कर लीजिए। इस चैनल के अगर आप सुदेश जी सवाल तो पूरा कर दीजिए। तो बीच में झूठ बोल रहे हैं, सवाल तो पूरा करने दीजिए। जो कंपनियां इंडस्ट्रियां यहाँ पर चल रही हैं, 70 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, 5 साल से चल रही है, ये आपके कार्यकाल में शुरू हुई हैं। सबसे पहले तो उनमें ताला लगा हुआ है, उनका ताला खुलवाने का कौन सी कंपनी में? एक का लगभग सारी बंद है। नाम बताइए। लगभग सारी बंद है, सबकी प्रोडक्शन 60% गिर चुकी है। आज वो तो कोरोना की वजह से है ना सर? पूरा करिए। आज जो ये जर्मनी की बात कर रहे हैं, जापान की, अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो कल सुबह तो कंपनी आने से रही, उसको आने के लिए कम से कम 6 महीने साल तो उनके कागजों को पूरा करने में लगेगा, जमीन को ढूंढने में लगेगा, कंपनी को। अब ये प्रोजेक्ट आपका अगर आप शुरू भी करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में कंपनियां आए, शायद कोई बात नहीं, हरियाणा के हिस्से में कम पैसे कम मुनाफा आएगा, चाहे वो बाहर ले जाए, लेकिन उस कंपनी को यहां पर बनने में और खड़े होने में 5 साल लग जाएंगे। 5 साल तक हरियाणा की जनता, हरियाणा का युवा, बताओ आप कहां जाएगा?
उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, ये आऊंगा सुदेश जी, आपके पास आऊंगा। योगेश जी, हाँ जल्दी से। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि ये बहस आ रहा हूं दीप कमल जी, आ रहा हूं। टेक्निकल करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि बीजेपी की पॉलिसी, स्पेशली मोदी जी की पॉलिसी, और मैं प्रूव कर सकता हूं मुझसे अगर कोई सवाल करेगा तो, कि उनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रही है। गुजरात मॉडल जिसे वो कहते थे वो वही है कि पीपीपी। सर अब तो कोल में भी कर दिया, अब मिनरल्स में भी कर दिया। हाँ ठीक है, अभी मैं इसके पीछे चलता हूँ, इसके पीछे चलता हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब अरुण शौरी जी एक किसी डिपार्टमेंट के मंत्री थे। इनसे पूछो किस चीज के थे वो डिसइन्वेस्टमेंट के मंत्री थे। मतलब जो कंपनियां बेचनी थी उस टाइम पे, जिनके शेयर्स बेचे गए उस टाइम पे, मैं कंपनियों के नाम बताता हूं। उस टाइम मारुति के शेयर बिके थे, उस टाइम पे बाल्को एक कंपनी थी हैवी प्रॉफिट मेकिंग, उसके शेयर बिके थे। आज के दिन उसी लाइन पे चल रहे हैं। ऑलरेडी एलआईसी बेच दी गई है, उसके साथ साथ रेलवे को प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो ये मैं इसीलिए थोड़ा सा हैरान हूं कि एक्चुअल बात पे बात ना करके हमारी पॉलिसी ये कहें भाई हमारी पॉलिसी है, उसके ये फायदे हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बताने पड़ेंगे। और मोदी जी ये करने जा रहे हैं। अब ये पता क्या कह देंगे, अच्छा अभी इन्हीं दिनों में 6 एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट कर दिए गए, मींस बेच दिए गए। तो जब आपकी पॉलिसी यही है तो आप सिंपल बात करो कि हरियाणा में भी हमारी पॉलिसी ये है, वो आत्मनिर्भर, हमने खुश करने के लिए लोगों को एक नया शब्द देना था, एक नई कहानी गढ़नी थी, उस वक्त हमने दे दिया। वो एक लाइन हेडलाइन थी हमारी, खत्म होगी वो। बट अल्टीमेटली हमें देश को चलाने का हमारे पास ये तरीका है। और मैं ऐसे 50 उदाहरण और दे सकता हूं। ठीक है दीप कमल जी, आप लोगों ने चुनाव के समय कहा था 70-75% युवाओं को हरियाणा में जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनमें रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको जरूर मिले। और अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो फॉरेन से कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आएंगी और जो कंपनियां खुलेंगी उसमें मिलेगा रोजगार। देखिए गौरव, कई तरीके हैं। एक तो जो मैंने बताया कि गांवों तक इंडस्ट्रीज को ले जाने की कोशिश है कि अगर कोई जींद में, सिरसा में, फतेहाबाद में, कैथल में भी कहीं किसी गांव के पास 200-300 एकड़ जमीन है तो वहां पर इंडस्ट्रीज को दे दी जाए। और दूसरा, एक हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है कि अगर कोई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी देते हैं तो उनकी सैलरी का 3,000 रुपए हिस्सा और 30 महीने तक के लिए, 2.5 साल तक के लिए राज्य सरकार देगी। तो इस तरीके से कई और चीजें हैं जिनके जरिए इनडायरेक्टली जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रभावित करने, उसके लिए मोटिवेट करने की कोशिश है इंडस्ट्रीज को। बीच में मैं कुछ और चीजें देख रहा था। ये तो पहले से भी थी ना सर? हाँ, पहले कितने % युवाओं को मिलता था रोजगार हरियाणा के? अब मेरे ख्याल से हम आज और विस्तृत चीजों पे कर रहे हैं। 75% पे किसी और दिन करेंगे। वो उसके लिए बता दूंगा कि हमारी पार्टी जितनी हिस्सेदार है सरकार में। नहीं सर, आज का विषय ही यही है। आज तो हम इसी पर चर्चा करें कि ग्रोथ इंजन कैसे बनेगा। और आपने तो वादा किया था 75%, तो उसकी दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? क्या बीजेपी से बात भी हुई है इस बारे में कि नहीं हुई है? बाकायदा बात हुई है और इसका जो बिल है वो भी ड्राफ्ट हो चुका है। वो भी आने वाले सही समय में जब उसके लिए उचित राजनीतिक माहौल होगा तो वो अच्छा, राजनीतिक माहौल होगा। अभी मैं एक सवाल और अब मेरे नहीं, उनको पूरा करने दीजिए दीप कमल जी। हाँ दीप कमल जी, पूरा करिए सर। नहीं, मैं तैयार हूँ अगर आपको इसी में शौक है तो। यही नहीं, आप पूरा करिए, कुछ कह रहे थे। कमाल करते हैं आप सर, एक बात पूरी नहीं होने दे रहे मेरी। मैं बीच में ये कह रहा हूँ, एक तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग नए आ रहे हैं, तब मनीष खटाना जी कहते हैं कि यहाँ के उद्योग बाहर जा रहे हैं। और जो उद्योग बाहर जा रहे हैं वो अरे उनको पूरा तो करने दीजिए। आपके समय कोई बोलता है बीच में तो आप कैसे बोलते हैं? कमल जी एक का नाम नहीं बता पाए, एक भी आप फिर बीच में, अरे वो तो आपके पार्टनर है, उनके टाइम के बीच में भी आप आ रहे हैं। बता रहा हूँ। हाँ बोलिए दीप कमल जी। एक मिनट। तो मनीष खटाना जी उस वक्त भूल जाते हैं कि ये जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग जिनकी वजह से गुड़गांव, फरीदाबाद आज के दिन इनका नाम है और हरियाणा ने विकास किया है, और जो यहाँ का साइबर हब जो चल रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो विदेशी है या स्वदेशी है, ये भूल जाते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं। फिर बीच में वो ले आते हैं कि नहीं आप स्वदेशी को ही लेकर आइए। फिर थोड़ी देर में कहने लगते हैं कि आप नहीं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि स्वदेशी को लेकर आइए, वो INLD कह रही थी। नहीं इन्होंने, अच्छा ठीक है, INLD ने कहा, लेकिन जब ये होने लगता है तो फिर कहते हैं उसमें 5 साल लग जाएंगे। और बीच में 3-4 बार ये बात छोड़ जाते हैं कि उद्योग बंद पड़े। अरे उनको पूरा तो करने दीजिए। मैंने तो बीच में भी इंटरव्यू करके कहा था कि 5 कंपनियों के नाम तो बता दीजिए जो बंद हो गई हैं। और मैं आप क्या करेंगे आगे? हरियाणा का कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेंद्र सिंह, एक मिनट गौरव, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। कहाँ भट्टा बैठा है हरियाणा का? हरियाणा का भट्टा बैठता है 2005 से 2014 के बीच में। उससे पहले मानेसर विकसित होता है
उससे पहले गुड़गांव का साइबर हब विकसित होता है, लेकिन 2005 से 14 के बीच में एक जगह ढूंढ लीजिए आप जो विकसित हुई हो, सिर्फ जो पुरानी जगह थी उन्हीं पर गोलमोल करते रहे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 2010 में पूरा हो जाना चाहिए था, 2014 होते हुए चला गए, ये पुरानी करके गए। टोल वसूल कर रहे हो, लाइटें लगाई ग्रेटर नहीं नोएडा, इनसे। उसी दौरान ग्रेटर डेढ़ नोएडा, साल हो गए इनको पूरा कर दीजिए, पूरा नोएडा कर दीजिए। एक्सटेंशन, एक मिनट मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। उन्हीं 10 सालों में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन विकसित हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जगह ही नहीं थी, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अब हुड्डा जी के जाने के बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस में 90 किलोमीटर का हरियाणा के हिस्से में तैयार है, वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री जाएंगी। अंबाला से लेकर आप सिरसा जाएंगे, हिसार जाएंगे, आपको एक नंबर की सड़क मिलेगी। ऐसी सड़क कहीं नहीं है पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तर भारत में कहीं सड़क नहीं है। पंचकुला से लेकर सर केएमपी केजीपी पे लास्ट कब ट्रैवल किया था आपने? इन्होंने कोई सड़क पूरी नहीं की, इन्होंने एक सड़क पूरी की। हाँ, मैं इन्होंने पूरी की। इन्होंने दिल्ली से रोहतक की सड़क पूरी की, रोहतक से पानीपत की, रोहतक से खरखोदा की, रोहतक से गद्दी की, रोहतक से महन की। रोहतक जिस सड़क का नाम के बीच में आता हो उसके लिए तो इनके पास ईंट, रोड़ा, बजरी, ठेकेदार सब कुछ थे। बाकी सड़कों के लिए इनके पास जो है वो कच्चा माल खत्म हो गया जी, माइनिंग हो गई जी। दीप कमल जी, आपको मैं याद दिला देता हूँ कि आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। दीप कमल जी, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, एक मिनट सर, आप सरकार में हैं और सवाल आज ये है, एक मिनट दीप कमल जी, यही दिक्कत है। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आगे क्या करेंगे, आप पहुंच जाते हैं पीछे। उन्होंने ऐसा किया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लैंड गिना दिया, लेकिन आप ये बताइए कि उद्योग मंत्रालय जो है वो आपके पास है, मतलब आपकी पार्टी के पास है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विपुल गोयल जब मंत्री थे उस समय बहुत इंप्रूवमेंट के साथ वो ऊपर पहुंचा। अब आपके सामने क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर कैसे किया जा सके, और इसके लिए क्या होमवर्क है लैंड के अलावा, बताइए। गौरव, अगर आपके सामने इस वक्त कंप्यूटर हो या मोबाइल में आप देखना चाहें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा इंडिया के राज्यों की रैंकिंग निकाल लीजिए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी छोड़ के गए 2014-15 में 14वें नंबर पर था। मैं विपुल गोयल का जिक्र कर रहा था। 2020 की 19-20 की रैंकिंग आई नहीं है, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन आ गया, सरकार मुश्किल से बनाई है, उससे पिछले साल में 30वें नंबर पर था। आ रहा हूं ओमकार जी, एक मिनट। 14वें नंबर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी छोड़कर गए थे, और अब मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं, मोबाइल में अभी देख लीजिए। अरे सर, मुझे पता है, मैंने आपको सवाल ही यही पूछा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा इंप्रूव करके विपुल गोयल के समय में जिस स्थान पर आया उसको मेंटेन करना, उससे ऊपर जाना क्या बड़ी चुनौती है, और उसके लिए क्या होमवर्क है आपके पास लैंड के अलावा? लैंड तब से आप कह रहे हैं, लेकिन लैंड तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपने डेवलप कर लिया? वहां पानी कैसे पहुंचेगा ये आपने डेवलप कर लिया? मैं ये टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। अगर आपने मेरे जवाब में ढूंढा होता तो आपको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुंडली मानेसर तो हमने बनाया है। अंबाला, हाँ करेक्ट, क्या बात कर रहे हैं आप, इतने झूठे। 90% काम हमने करा। अरे उनको पूरा करने दीजिए सर, ओमकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, उनको पूरा करने दीजिए। आ रही है आपको, इतना बड़ा झूठ बोलते हो भाई, रिबन काटे हैं। गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड हमने बनाया, रिबन आपने काटा। कुंडली मानेसर हुड्डा साहब ने बनाया, रिबन आपने काटा। आज तक लाइटें लगा नहीं पाए, मेट्रो के 2 पिलर आगे बढ़ा नहीं पाए, हीरो होंडा चौक जो बनाया वो आज तक बंद पड़ा है। आपने करा क्या है? हरियाणा के अंदर एक विश्वविद्यालय आपने खोला नहीं, एक हॉस्पिटल आपने बनाया नहीं। हो गया मनीष जी, उनका जवाब, अरे उनको जवाब देने दीजिएगा। क्या झूठ बोलते हैं? अरे एक मिनट रुक जाइए, उनको जवाब देने दीजिए आपने। अरे उनको जवाब देने दीजिए। दीप कमल जी जवाब दीजिए जल्दी से। गौरव जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि योगेश जी से इस बात की पूछे कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली के वक्त पूरा होना था या नहीं होना था, और 2016 में चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? इनकी सरकार 2014 तक थी। एक बार इन झूठे प्रवक्ता को तो आपने तो आज तक काम पूरा नहीं करा। नहीं सर, मैं एक मिनट मैं बताता हूँ। हरियाणा, ये इसमें दिक्कत क्या है ना कि सब लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। नहीं, योगेश जी दुरुपयोग कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए। दीप कमल जी, अरे योगेश जी से आपने कहा इंटरवीन करने के लिए, वो कर रहे हैं, सुनिए उनको। जी सर सुनिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं ऐड करने वाला था पहले कि इसमें ये प्रपोजल रोड बनाने का नहीं था, मेरे हिसाब से इसके साथ इंडस्ट्रियल हब लाने का भी था, साइड में जो 1-1 किलोमीटर का आपने जगह छुड़वाई थी उसके लिए। तो उस दौरान ये 5 साल बीजेपी के चले गए और अभी कुछ टाइम आपका भी इनके साथ निकल गया है, तो क्या आपके पास इतना समय है कि इनको इन 5 साल में कर दें? मैं वही होमवर्क पूछ रहा हूं तब से। हाँ, लैंड के अलावा आगे दीप कमल जी बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन ओमकार जी से पहले एक बार ले लेते हैं, फिर आऊंगा दीप कमल जी। ओमकार जी,
गौरव जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों के दो कंसेप्ट अलग अलग हैं, उसके बारे में कहता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा ग्रोथ इंजन कैसे बनेगा। सिर्फ विदेशी 10-12 कंपनियां लाके हमारा ग्रोथ इंजन नहीं बनने वाला। हमारे हजारों लोगों ने तो हिमाचल में जाके फैक्ट्री लगा रखी है, अम्बाला वालों ने, करनाल वालों ने, क्योंकि वहां पे हिमाचल में उनको बिजली सस्ती मिल रही है, वित्त सस्ता मिल रहा है और इंस्पेक्टरी राज नहीं है वहां पे सिंगल विंडो सिस्टम है और ज्यादा कागजी पचड़े में नहीं पड़ते। मैं कहना चाहूंगा, अगर हरियाणा को आपने वास्तव में ग्रोथ इंजन बनाना है तो सबसे पहले हरियाणा वासियों को इनके लिए प्रमोट करो, उनको वित्त दो, उनको जमीन दो, लाइसेंसी राज खत्म करो और उसको सिंगल विंडो में सारी परमिशन दो। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए तो 6-6 महीने घूमना पड़ता है, कैसे करेंगे ये? बिजली सस्ते रेट पे दो। अगर आपने हरियाणा को वास्तव में ग्रोथ इंजन बनाना है तो हरियाणा वासियों को आत्मनिर्भर बनाओ और हरियाणा वासियों को मौका दो। आप 10 भी जाओगे, देखते हो कि चीन। सर आपकी आवाज फिर से टूट रही है सर, आपको जब भी मौका दे रहे हैं आपकी आवाज ही टूट जा रही है। वीडियो पहले से ही फ्रीज है, माफी के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ा। दीप कमल जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुदेश जी सर आगे बताइए ना, क्या करेंगे? देखिए ये बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, 20 लाख करोड़ अच्छा लग रहा है। सवाल पूरा कर लूं, 20 लाख करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुख्यमंत्री आके ये कहते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अच्छा लग रहा है। करेंगे कैसे? सबसे इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे, ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में हमारे विकसित देश बाट जो के हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, उसको लोहा मान रहे हैं। किस चीज के सबसे बड़ा किस चीज के लिए? कहां? आत्मनिर्भर नहीं, आप बताइए, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। बताइए। जो 13 लाख का वेंटिलेटर बनता था 2.5 और 3 लाख में, फिर वहीं अटक गए आप। मैं बता, अटक नहीं रहा हूं, ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम है हरियाणा के। और जिस प्रकार से हमने स्केच तैयार किया, जिस प्रकार केएमपी की बात चल रही थी, केएमपी को जिस प्रकार से गड्ढे और ये मिट्टी छोड़ के गए थे, उसको पूरा करने का काम हमने किया। और उसके दोनों तरफ जिस प्रकार से शहर और इंडस्ट्री बसाने की बात थी, पूरा स्केच तैयार कर लिया गया है। लैंड की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सस्ता पानी, सस्ती बिजली किस प्रकार से दी जाए उसकी भी तैयारी बता दीजिए ना सर, कैसे देंगे? मैं बता दे रहा हूं। हाँ। हमने अभी बिजली की दर कम की है, पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, हमने जिस प्रकार से जो बिजली की दर थी कंपनियों की, इंडस्ट्रीज की हमने कम की, आम उपभोक्ताओं की हमने कम की पिछले विधानसभा। हाँ, हमारे घर तो नहीं आ रहा कम का बिल। आप तो ये भी बता रहे थे कि एक भी कंपनी खुली नहीं है। मैंने बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, एक कंपनी का नाम बताइए जो यहाँ से पलायन की, एक कंपनी सिंगल वन। आप एक भी नहीं बताया, आपने बताया कि सारी कंपनियों में ताला लगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा है क्या? मैं बता रहा हूँ, वो बता रहे कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। एक सिंगल वन मैं बताता हूँ, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, मैं कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। आराम पूछ लिया, सुनिए आराम सुनिए। कांग्रेस की सरकार में 1948 में आईटीआई, 1950 में प्लानिंग कमीशन, 1951 में आई। अरे इसमें इंडस्ट्री कहाँ है सर? मैं बता रहा हूँ, जो ये संस्थाएं और इंडस्ट्री जो लगाई है, आपने सारी बेचने का। अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो। सर टाइम कम है सर, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट जल्दी से पूरा करिए, जल्दी से पूरा करिए। 2005 से 2014 तक जब उनकी सरकार। अरे आप अपनी बात करिए सर, आज पुरानी इतिहास में डिबेट नहीं है। सपने में उल्टा साहब आते हैं इनके। तैयारी में इसलिए थी, माने सर लैंड डील घोटाला इन्होंने किया, पूरा किसान डरा हुआ था, उद्योगपति डरे हुए थे। जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन्होंने मैनेजर की मारुति में करवाई, तो उद्योगों में एक भय का माहौल था। हाईकोर्ट ने भी कैंसिल कर दी वो आपकी एफआईआर जो आपने दबाव। अरे सर रुक जाइए, उद्योग लगाने के लिए बाट जो रहा है, विकसित देश आने के लिए तैयार है। अरे सर आपने माहौल तैयार किया, ये अगर ठीक है कर रहे हैं तो ये जो प्लानिंग थी ये हुड्डा जी के टाइम की है। तैयार क्यों नहीं की? ये आगे क्यों नहीं किया इन्होंने 5 साल? अरे एक मिनट, मैं सवाल पूछ लूं, मैं सवाल पूछ लूं। अरे सर कटारिया जी प्लीज सर, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे सवाल पूछने दीजिए यार। आप लोग रुक जाइए। सुदेश जी, केएमपी पे अगर केजीपी और केएमपी पे डिबेट करेंगे ना, तो उसमें सवाल आपकी पार्टी से भी पूछे जाएंगे और बहुत तीखे सवाल होंगे। ठीक है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है जेजेपी से, दीप कमल जी, क्योंकि ये विभाग आपके पास है इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं। लैंड की आपने बात कर ली, लेकिन साथ ही साथ लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है
जहां भी आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन में कि 75% युवा जो है वो हरियाणा के होंगे, जो उसमें रोजगार उनको मिलेगा। क्या आपने उनको स्किल करना शुरू कर दिया है? बिना स्किल के जबरदस्ती लगवा देंगे इंडस्ट्रीज में? कोई जबरदस्ती नहीं लगवाएगा गौरव, स्किल युवा ही लगेंगे। और 1.5 लाख के आसपास हरियाणा में जो सक्षम भारत योजना है उसके तहत रजिस्टर्ड स्किल्ड युवा हैं। हमारे पास 32 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं वो पिछले 1 महीने में नौकरी द्वारा ज्वाइन करने, क्योंकि लॉकडाउन से सब बंद हो गया था, उतने लोगों को मंजूरी मिल चुकी है 32 लाख के आसपास। और बाकी ये संख्या मतलब इतनी बेरोजगारी है अभी हमारे पास। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी से आगे निपट रहे हैं। बेरोजगारी तो हमेशा रही है और हमेशा आगे उसको लिए एक चैलेंज के तौर पर हम आगे काम कर रहे हैं। हाँ। मैं दूसरी बात जो एक बीच में छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, कुंडली मानस पटबल का छोटा सा जिक्र रह गया। उसको इतने बुरे हालत में 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी छोड़कर गए कि उसका एक हिस्सा मानेसर से डिबेट का ये इशू नहीं है, नहीं तो मैं सवाल पूछता आपसे कि आपने उस पर लाइटें लगवा दी क्या? आपने उसमें ट्रैवल किया है? उसमें कितने गड्ढे हैं आपको मालूम है क्या? मैं ट्रैवल करके आया हूं, मुझे पता है। और रात के अंधेरे में जब ट्रैवल करके आया, उस गाड़ी में इतने झटके खाए कि हर बार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहां घूम रहा हूं। उस सड़क पर गाय, 1 मिनट रुकिए सर, उस सड़क पर जिस दिन मैं ट्रैवल करके आया उस दिन कम से कम 5 गायों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी वजह से एक्सीडेंट के पूरे चांसेस थे। मेरी गाड़ी भी एक गाय से टकराई थी और उसके बाद हमने जाके टोल पर ये बताया और उसको हटवाया। तो लाइटें तो लगी नहीं है आप लोगों से, और आप श्रेय लेने के लिए सबसे आगे हैं, लेकिन आज उस पर डिबेट नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 10-10 सेकंड आप सबको और दूंगा कि क्या अगर कोई सुझाव हो सरकार के लिए कि भाई आगे क्या किया जा सकता है। योगेश जी आपसे शुरू करूंगा। नहीं, मैं तो आई एम सॉरी टू से, मैं सीएम साहब से कहूंगा कि पहले पीएम साहब से बात कर लें कि वो बाहर की कंपनियां बुला के अपना आत्मनिर्भर वाला प्रोग्राम कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, मनीष जी 10 सेकंड। देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं हरियाणा में अगर ये कंपनियां वास्तव में आती हैं और लगती हैं और हरियाणा के युवा को रोजगार मिलता है, लेकिन ये वैसा ही लग रहा है मुझे जैसे 20 लाख करोड़ 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, सर हो गया। मैंने ट्रेन और काला धन। मैंने आपको सकारात्मक सुझाव के लिए 10 सेकंड दिया था, लेकिन ये हो नहीं सकता शायद। ओमकार जी, आपकी आवाज अगर ठीक है, आपको आवाज आ रही हो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है शायद, तो आपके पास 10 सेकंड अगर कोई सकारात्मक सुझाव देना चाहते हो सरकार को। सर, सबसे पहले तो हमारे जो भाई हिमाचल में इंडस्ट्री अपनी ले गए हैं, उन भाइयों को वापस लाया जाए ताकि हरियाणा में आके अपने रोजगार को दोबारा सेट कर सके। विदेशी कंपनियों को बाद में बुलाओ, पहले हरियाणा वालों को रोजगार दो, हरियाणा वालों को वित्त दो, लैंड दो और लाइसेंसी राज खत्म करो, बिजली कम रेट पे दो और सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराओ ताकि हरियाणा वालों को फायदा मिले। ठीक है, दीप कमल जी, अच्छा बेनिफिट दो, जीएसटी माफ करो हरियाणा में इंडस्ट्री का। ठीक है, दीप कमल जी 10 सेकंड। देखिए गौरव, हरियाणा पहला स्टेट है जिसने एमएसएमई के नाम से अलग डायरेक्टरेट, अलग विभाग बना दिया है जो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए है, और पूरी तैयारी के साथ। ये सिर्फ एक मंत्री या एक विभाग की बात नहीं है, पूरी सरकार इसी काम पर लगी हुई है। पूरा फोकस है कि उथल पुथल मचने वाली है, उसमें सबसे ज्यादा फायदे में हरियाणा रहेगा, ये मैं आपको तसल्ली दिला सकता हूँ। ठीक है योगेश जी, मुख्यमंत्री खुद इसको लीड कर रहे हैं। पूरा प्लान तैयार है। बाहर के विकसित देश अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ जमीन लेना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। स्पेन और इटली से भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी तर्ज पे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि जो विकास की तैयारी, जिसका रोड मैप आज मुख्यमंत्री ने दिखाया है, उस रोड मैप के लिए होमवर्क भी सरकार की तरफ से तैयार हो और उसको सपोर्ट सबका मिले और यहां इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, तो सबके लिए बेहतर होगा, सबका भला होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।